अगस्त 2024 में बांग्लादेश में नया निजाम आया, नई नीतियां लाई गईं, नई चाल ढाल अपनाई गई। पहले तो आंतरिक राजनीति बदली, फिर विदेश नीति की भी बात आई। बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हाथ मिलाया, चीन से दोस्ती बढ़ाई, वहां के नेताओं ने भारत विरोधी बयान दिए, ऐतिहासिक रिश्तों को दरकिनार किया गया। 50 बरस की बनी बनाई व्यवस्था बदल दी गई, भू राजनीतिक समीकरण उलट पुलट कर दिया गया। इतना कुछ बदला तो वक्त की मांग भी बदली। भारत के लिए भी बांग्लादेश से इतर विकल्प तलाशना जरूरी हो गया। इसी कड़ी में भारत ने एक बरसों पुराने प्रोजेक्ट के टूटे बिखरे पुर्जे एक बार फिर से कसना शुरू कर दिया है। इसका नाम है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, KMMTTP। ये प्रोजेक्ट पूर्वोत्तर राज्यों से कनेक्टिविटी बढ़ाएगा और ऐसा करते हुए बांग्लादेश के मदद की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत म्यांमार से गुजरते हुए एक रास्ता बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट पूरा होते ही मिजोरम और कोलकाता की दूरी करीब 1000 किलोमीटर कम हो जाएगी। लगभग 3-4 दिन की बचत होगी। तो आज के शो में हम इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, बताएंगे कि भारत के लिए ये क्यों जरूरी है, इसका भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल तौर पर क्या फायदा भारत को मिलेगा और इसमें क्या क्या अड़चनें फिलहाल आती हुई दिख रही हैं, क्या क्या चुनौतियां इसके साथ आ रही हैं। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University and Sensodyne K, where the software engineer meets the talented photographer. The world comes together at Sharda University. मार्च 2025 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस चीन पहुंचे। वहां उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर एक विवादित बयान दिया, आपको याद होगा। वो बोल गए कि भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा लैंड लॉक्ड है, यानी चारों ओर से जमीन से घिरा है, समुद्र तक इसकी पहुंच नहीं है और बांग्लादेश इस पूरे इलाके के लिए समुद्र का इकलौता दरबान है। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस का टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। उन्होंने चीन को निवेश करने की अपील भी कर दी। यूनुस के इस बयान के बाद एक फ्रेज चर्चा में आया, चिकन नेक। सबसे पहले इसको समझ लीजिए। भारत का नक्शा देखिए, नॉर्थ ईस्ट की ओर नजर घुमाइए। ये हिस्सा मुर्गे के सिर की तरह दिखता है, उसकी गर्दन की तरह, और इस हिस्से को बाकी के राज्यों से जोड़ता है एक पतला सा कॉरिडोर, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। ये कॉरिडोर मुर्गे की गर्दन की तरह दिखता है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स चिकन नेक कहने लगे। ये इलाका पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में है। इसकी चौड़ाई महज 20 किलोमीटर है। इसके एक तरफ नेपाल और भूटान है और दूसरी तरफ बांग्लादेश। सड़क हो या रेल, पूर्वोत्तर की ओर जाने के लिए यही एक रास्ता है। बाकी सभी लैंड रूट बांग्लादेश से होकर के गुजरते हैं। अगर किसी परिस्थिति में ये चिकन नेक कट गया तो भारत का पूरा जो पूर्वी इलाका है वो अलग थलग पड़ सकता है। चीन की विस्तारवादी नीतियों की वजह से ये कॉरिडोर पहले से ही भारत के लिए बहुत अहम था। यूनुस के बयान के बाद इसकी चर्चा और बढ़ गई। सवाल उठा कि पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने के लिए बेहतर रास्ते, बेहतर कनेक्टिविटी कैसे बनाई जाए। किसी लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की जरूरत थी। इसीलिए भारत सरकार ने म्यांमार से होकर के गुजरने वाले कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट पर फोकस बढ़ा दिया। क्या है इस प्रोजेक्ट की कहानी, बताते हैं। साल 1991 भारत की विदेश नीति पश्चिम से पूर्व की ओर घूमी। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की। उनका मकसद था साउथ ईस्ट एशियाई देशों से रिश्ते मजबूत करना। थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई और फिलीपींस जैसे देशों से। 2001-2 में नीति का दूसरा चरण शुरू हुआ। अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर फोकस बढ़ाया गया, क्योंकि यह इलाका भारत को साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ता है। जिन देशों का अभी हमने नाम लिया उनमें से म्यांमार इकलौता ऐसा देश था जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सीमा साझा करता था। लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत 2 अप्रैल 2008 को भारत ने म्यांमार के साथ एक समझौता किया। इसके तहत कलादान प्रोजेक्ट की बात शुरू हुई। 2010 में प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। 2014 के बाद लुक ईस्ट नीति को नया नाम मिला, लुक ईस्ट बना एक्ट ईस्ट। इसके तहत इस पर काम थोड़ा और तेजी से आगे बढ़ा। कलादान प्रोजेक्ट का मकसद था एक नया रास्ता बनाना जो मिजोरम को म्यांमार से जोड़ दे। इसके तहत इसके 3 हिस्से थे, समंदर, नदी और सड़क, इसलिए नाम में मल्टी मॉडल जुड़ा। कौन से 3 हिस्से हैं, नक्शे पर आप देखिए।
पहला हिस्सा है कोलकाता से म्यांमार के सिटवे पोर्ट तक 539 किलोमीटर की ये दूरी समंदर के रास्ते तय होगी। बंगाल की खाड़ी में जहाज चलेंगे। ये रूट पहले से चालू था, लेकिन भारत ने सिटवे पोर्ट को अपग्रेड कर दिया है ताकि ज़्यादा कंटेनर संभाले जा सकें। यह हिस्सा पूरी तरह बनकर के तैयार है। दूसरा हिस्सा है सिटवे पोर्ट से म्यांमार के पलटवा तक। ये सेक्शन भी पूरा हो चुका है। ये 158 किलोमीटर की दूरी कलादान नदी के रास्ते तय होती है। भारत ने इस रूट पर ड्रेजिंग करवाई है, यानी नदी को गहरा किया है, और पलटवा पर जेटी बनवाई है। जेटी यानी ऐसी जगह जहां नाव सामान को लोड या अनलोड कर सके। तीसरा और आखिरी हिस्सा है पलटवा से मिजोरम के जोरिनपुई तक। यह हिस्सा रोड ट्रांसपोर्ट का है, सड़क मार्ग का है। 108 किलोमीटर लंबी 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा जो जोरिनपुई बॉर्डर तक आएगा। इस पर काम शुरू हो चुका है, लेकिन आखिरी 50 किलोमीटर की सड़क अब भी अधूरी है। इसके बाद इस बॉर्डर से मिजोरम के आइजॉल की दूरी है 100 किलोमीटर, यानी कुल मिलाकर कोलकाता से मिजोरम तक सिर्फ 950 किलोमीटर हुआ, जबकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रास्ते यही दूरी 1880 किलोमीटर की थी, यानी लगभग 1000 किलोमीटर का फायदा। इससे क्या होगा? इससे ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा, टाइम भी बचेगा, व्यापार के लिए जाहिर है नई संभावनाएं बनेंगी। इस प्रोजेक्ट पर काम 2010 में शुरू हुआ था। 2016 में इसे पूरा होना था, लेकिन नहीं हो सका। इस बीच भारत ने सिटवे पोर्ट को रीबिल्ड किया। 2018 में यह काम पूरा हुआ। पहले यह पोर्ट सिर्फ 2000 टन का जहाज संभाल सकता था, अब इसकी क्षमता बढ़ा करके 20,000 टन हो चुकी है। इसके अलावा पलटवा में इनलैंड वाटरवे टर्मिनल भी पूरा कर लिया गया है। फिर बीच में कोरोना काल आ गया, काम धीमा पड़ गया। 2022 में भारत सरकार ने IRCON इंटरनेशनल, इरकॉन इंटरनेशनल को इस प्रोजेक्ट का नया ठेका दिया। शर्त रखी गई कि 40 महीनों में काम पूरा होना चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन और जोड़ी गई, अगर युद्ध हुआ, दंगा हुआ या सिविल डिसऑर्डर हुआ तो डेडलाइन बढ़ सकती है। ये शर्तें अब हकीकत में तब्दील हो चुकी हैं। जिस जमीन से होकर के कलादान कॉरिडोर को गुजरना है, वहां म्यांमार का झंडा भी ढंग से नहीं लहरा रहा। 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ। आर्मी ने चुनी हुई सरकार को हटा करके खुद सत्ता संभाल ली, और तभी से देश सिविल वॉर की चपेट में है। छोटे छोटे विद्रोही गुटों ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। अलग अलग इलाकों पर उनका कब्जा है। सिर्फ 30% टाउनशिप्स पर सेना का नियंत्रण है। बाकी 70% हिस्सों में या तो जंग चल रही है या सेना हार चुकी है। इन विद्रोही गुटों में सबसे ताकतवर है अराकान आर्मी, और दुर्भाग्यवश अराकान आर्मी के कब्जे में वही हिस्से हैं जिनसे कलादान प्रोजेक्ट को गुजरना है। पलटवा से जोरिनपुई तक जो सड़क बननी है, उसका बड़ा हिस्सा अराकान आर्मी के कब्जे में है। खुद पलटवा शहर अब इस गुट के नियंत्रण में है, जबकि सिटवे पोर्ट अभी भी सेना के पास है। अगर प्रोजेक्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो भारत को बातचीत करनी पड़ेगी अराकान आर्मी से, जिसे म्यांमार की सरकार अपना दुश्मन मानती है। एक और बात है, अराकान आर्मी ने नवंबर 2019 में प्रोजेक्ट से जुड़े 5 भारतीय इंजीनियर्स को अगवा कर लिया था। इनमें से एक की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी, बाकी किसी तरह लौटे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत ने इस संगठन से बैक चैनल बातचीत शुरू की है। हमने जानकार से पूछा कि क्या भारत अराकान आर्मी से डील कर पाएगा। फिलहाल उम्मीद लगाई गई है कि जुलाई 2025 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। क्या ये डेडलाइन और आगे खिसक सकती है? क्या इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के लिए हमें म्यांमार में स्थिरता का इंतजार करना होगा? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त करीब करीब पूरे रखाइन प्रांत पे अराकान आर्मी का कब्जा है, सिवाय सितवे और 2 और टाउनशिप्स को अगर छोड़ दिया जाए तो। और ये थोड़े ही समय की बात है जब अराकान आर्मी का पूरे प्रांत पे कब्जा हो जाए, तो हमें अराकान आर्मी से तो बात करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं रह गया। दूसरी बात ये समझने की है कि अब पिछले कुछ समय से जो चीन की सरकार है वो पूरी तरह से सेना के पीछे आ गई है म्यांमार में। जिस तरीके से उसने MNDAA को लाशियो शहर को खाली करने को मजबूर किया, वो दिखला रहा है कि इस वक्त जो चीन है वो पूरी तरह से सेना के साथ है। लेकिन इस वक्त अमेरिका बांग्लादेश के माध्यम से कोशिश कर रहा है अराकान आर्मी की मदद करने के लिए। उन्होंने एक मानवीय कॉरिडोर की बात की है, जिसके खिलाफ बांग्लादेश के सेनाध्यक्ष ने कड़ी चेतावनी दी है। तो मेरे हिसाब से ये समय आ गया है जब भारत को अराकान आर्मी के साथ बातचीत करनी चाहिए और उनके साथ सहयोग करना शुरू कर देना चाहिए। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार सत्ता से बाहर हुई। उससे पहले 15 बरस तक वो प्रधानमंत्री थी। इस दौर में भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट के लिए नए रास्ते खोलने की कोशिश की।
ताकि वो इलाका जो है वो ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी से जुड़ सके। इसमें चटगांव पोर्ट का भी जिक्र था। वो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। लेकिन नए मुखिया मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन जाकर के विवादित बयान दिया, जो हमने आपको सुनाया। यूनुस के बयान के कुछ ही हफ्ते बाद भारत सरकार ने मेघालय की राजधानी शिलोंग से आसाम के शहर सिलचर तक 4 लेन हाईवे को मंजूरी दे दी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक योजना है कि इस हाई स्पीड कॉरिडोर को बढ़ा करके सीधे जोरिनपुई बॉर्डर तक लाया जाए। इसके बाद 25 अप्रैल को मिजोरम के गवर्नर जनरल वीके सिंह ने घोषणा की कि कलादान प्रोजेक्ट का भारतीय हिस्सा पूरा हो चुका है। यानी साफ है कि भारत का इस प्रोजेक्ट पर फोकस बढ़ा है। हमने जानकार से पूछा कि बांग्लादेश के साथ तनाव का इसमें कितना रोल है और हालिया जियोपॉलिटिकल समीकरण को देखते हुए कितना ये अहम है। देखिए, कलादान मल्टी मॉडल प्रोडक्ट जो है सितवे प्रांत से लेके मिजोरम को जोड़ता है और ये उत्तर पूर्व की विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि ये जो उत्तर पूर्व क्षेत्र जो लैंडलॉक्ड है वो पूरी तरह से समुद्र से जुड़ सकता है। भारत के अन्य हिस्सों के साथ वहां से आयात निर्यात आसानी से हो सकता है और तो और म्यांमार के अंदर भी आने जाने का रास्ता सुगम हो सकता है। और म्यांमार के लोगों के लिए भारत के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, जो फैसिलिटीज हैं, उनका प्रयोग करना भी उतना ही आसान हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे बढ़ने से पहले एक मुहावरा सुनते जाइए, बहुत सिंपल है, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, जहां चाह है वहीं रहा है। अब दिन भर की सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। पहली सुर्खी रूस यूक्रेन जंग से आई है। 25 और 26 मई की दरमियानी रात रूस ने यूक्रेन पर जंग शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। उसने 367 ड्रोन और मिसाइल्स यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर दागे, जिसमें 13 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाराजगी जताई। उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को क्रेजी तक कह दिया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके लिखा कि पुतिन के साथ मेरे हमेशा से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, पर उन्हें कुछ हो गया है, वो क्रेजी हो गए हैं, बेवजह बहुत से लोगों को मार रहे हैं और यहाँ मैं केवल सैनिकों की बात नहीं कर रहा, बिना वजह यूक्रेन में मिसाइलें और ड्रोन दागे जा रहे हैं। मैंने हमेशा से कहा है कि वो यूक्रेन का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा यूक्रेन चाहते हैं और शायद ये बात सही साबित हो रही है। वो इसी तरह करते रहे तो रूस का पतन हो जाएगा। दूसरी तरफ जेलेंस्की हैं, उनके मुंह से निकलने वाली हर बात समस्या पैदा करती है। ट्रंप की ये टिप्पणी जेलेंस्की के बयान के बाद आई है। जेलेंस्की ने आरोप लगाया था कि रूस के इस हमले पर अमेरिका की चुप्पी पुतिन को और भी बढ़ावा दे रही है। अगली सुर्खी है अमेरिका से। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट ने वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट 2025 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। दुनिया भर के देशों में चल रहे संघर्ष का आकलन करके ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें भारत पाकिस्तान का भी जिक्र है। भारत के बारे में क्या बात लिखी गई है, पहले ये जान लेते हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि भारत चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और पाकिस्तान को महज एक सिक्योरिटी थ्रेट की तरह देखता है जिसे काबू करने की ज़रूरत है। भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी द्विपक्षीय रक्षा साझेदारियों को मजबूत कर रहा है। सैन्य अभ्यास, ट्रेनिंग, हथियारों की बिक्री और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग पर जोर दे रहा है। पूर्वानुमान लगाया गया है कि भारत इस साल अपनी मेड इन इंडिया पहल को और बढ़ावा देगा ताकि डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूती मिले। अब पाकिस्तान के बारे में क्या लिखा गया है वो भी जान लीजिए। पाकिस्तान भारत को अस्तित्व का खतरा मानता है। वो परमाणु हथियारों और सैन्य एडवांसमेंट की कोशिश जारी रखेगा। लिखा है कि पाकिस्तान पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर झड़पों में उलझा रहेगा। तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी और बलोच अलगाववादी उग्रवादियों के हमले बढ़ने की आशंका है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहा है। वो बिचौलियों से WMD सामान खरीदता है। WMD का मतलब यहाँ उन हथियारों से है जो बड़ा विनाश कर सकते हैं, मसलन न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल वेपन्स। और इसमें उसे चीन से मदद भी मिलती है और कभी कभी हांगकांग, सिंगापुर, तुर्की और UAE के जरिए भी वेपन्स भेजे जाते हैं। पाकिस्तान को चीन से आर्थिक और सैन्य सहायता मिलती है। वो चीनी सेना के साथ कई सैन्य अभ्यास करता है। तीसरी सुर्खी पाकिस्तान से आई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 25 मई को इस्तांबुल में तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोआन से मुलाकात की। उनके साथ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर भी मौजूद थे। उन्होंने भारत के खिलाफ समर्थन देने के लिए तुर्की का शुक्रिया अदा किया। तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का खुल करके सपोर्ट किया था। आसिफ मुनीर का प्रधानमंत्री के साथ इस तरह के आधिकारिक विदेश दौरे पर जाना थोड़ा अटपटा है, थोड़ा अनयूजुअल है, क्योंकि आमतौर पर सेना प्रमुख ऐसे दौरों में नहीं जाते। लेकिन ये पाकिस्तान है जहाँ की जमहूरियत में सेना ही असली PM बन करके ड्राइवर की सीट पर बैठती है और बाकी सब बस बैक सीट पर सैर करने वाले यात्री होते हैं।
होते हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ वो तुर्की के बाद ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान के दौरे पर भी जाएंगे। पाकिस्तान ने अपने एक और कारनामे से भद पिटवा ली है। चलते चलते आपको ये भी बता देते हैं कि असीम मुनीर ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एक फोटो, एक तस्वीर गिफ्ट की। पाकिस्तान ने इस तस्वीर को भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस, जो उन्होंने ऑपरेशन कथित तौर पर चलाया था, उसकी कथित सफलता का प्रतीक बताया है। लेकिन जब इस फोटो का फैक्ट चेक किया गया, इस फोटो की असली कहानी खोजी गई, तो मालूम हुआ कि ये फोटो 2019 की एक चाइनीज मिलिट्री ड्रिल की थी, चाइनीज मिलिट्री अभ्यास की थी। इसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जमकर खिल्ली उड़ाई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को जो फोटो दी है वो PHL-03 की है। ये चीनी मूल का एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। इसे पहली बार 2019 में शेयर किया गया था। इसे खींचने वाले फोटोग्राफर का नाम हुआई हाई है। इसके अलावा भारत से जुड़ी अहम खबरों और उनके विस्तार से एनालिसिस समझने के लिए आप देख सकते हैं आज का दी ललन टॉप शो। दुनियादारी में आज इतना ही। देखते रहिए दी ललन टॉप।